व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे उम्मीद है कि आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट बहुत अच्छे से देखा होगा। इस पार्ट में हम लोग यहां से चीजें कंटिन्यू करने वाले हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के बारे में पढ़ेंगे और इस पार्ट को समाप्त करेंगे। 80% चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा ये करके। बस एक छोटा सा पोर्शन 15-20% का बचेगा, उसको पार्ट 3 में कवर करेंगे एंड देन खत्म, पूरा चैप्टर समाप्त। ठीक है, तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं कि अब हमें इसके अंदर और क्या क्या पढ़ना है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। अब देखो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स के साथ। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को मैंने दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा। एक होते हैं टैक्स रिसिप्ट्स और एक होते हैं बेटा जी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। सर ये टैक्स और नॉन टैक्स में क्या फर्क है? अब देखो, जो टैक्स रिसिप्ट्स होते हैं ना, इसमें सरकार दो चीजें जोड़ती हैं। एक होती है हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आपको मैंने बता ही दिया, ना तो एसेट का वैल्यू कम होगा ना लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा, नीदर नॉर। ठीक है, दोनों में ही। अब सबसे पहले समझो कि टैक्स दो तरीके के हैं। सरकार को जब भी टैक्स मिलेगा या वो डायरेक्ट टैक्स होगा या वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। सर दोनों में क्या फर्क होता है? बच्चों इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है ना, वो है बर्डन का। बर्डन, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। जिसके ऊपर लगाया गया है उसी को भरना है टैक्स। इनडायरेक्ट का बर्डन कैन बी शिफ्टेड। सर जल्दी से मतलब समझा दो। देखो फॉर एग्जाम्पल बेटा जी, मेरा इनकम टैक्स, मेरी इनकम पे टैक्स लगाया सरकार ने, तो वो मुझे ही भरना है। मैं वो टैक्स किसी और को नहीं बोल सकता। मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त, मेरे पापा, मेरी मम्मी, कोई वो टैक्स नहीं भरेगा, मुझे खुद ही भरना पड़ेगा। मेरी इनकम पे है तो इसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। वहीं पे मैं अगर ये कैलकुलेटर खरीदने के लिए जाऊं, मैं कस्टमर हूं, मैं कैलकुलेटर खरीदने के लिए गया। ठीक है, दुकानदार ने बोला भैया ये कैलकुलेटर 1000 रुपए का है, इस पे 18% यानी कि 180 रुपए का जीएसटी लगेगा। मैंने कहा भैया तो क्या हो गया, जीएसटी तो आप पे, आप भरो। उसने कहा नहीं 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 नहीं, जीएसटी तो आप ही को भरना पड़ेगा। मैंने कहा भैया जीएसटी तो सेलर को देना है ना, गवर्नमेंट को, मुझे थोड़ी ना देना है। सेलर ने बोला लेना है लो, नहीं तो चलो कोई और लेगा। आपको लेना है तो ले लो, नहीं तो नहीं। कैलकुलेटर मिलेगा 1180 रुपए का। मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत बात है। सेलर ने बोला ऐसा ही होता है, किसी भी दुकान पे जाओगे वो भी आपको 1180 का ही देगा। आप कोई भी सामान खरीदते हो बच्चों एज अ कंज्यूमर, तो आप देखते हो कि वो लोग आपसे टैक्सेस का भी पैसा लेते हैं। आप देखते हो चीजों के पीछे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी आप टैक्स भी भर रहे हो। अब वो जो टैक्स आपने भरा वो आप पे नहीं था, वो अल्टीमेटली उस दुकानदार पे था, उस सेलर पे था। सेलर ने अपना बर्डन आप पे डाल दिया। कैसे डाल दिया? उसके प्राइस में वो चीज ऐड करके। अब मैंने ये माइक खरीदा, ये माइक 18,000 रुपए का था, इस पे 2000 का टैक्स लग गया, तो मुझे 20,000 का पड़ा। मुझे बताओ क्या वो 2000 का टैक्स उस सेलर ने मेरे ऊपर डाल दिया, कॉस्ट में जोड़ दिया? तो जब भी किसी टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाता है बच्चों, द बर्डन इफ कैन बी शिफ्टेड, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि वो आप इनडायरेक्टली दे रहे हो, राइट। और अगर आप डायरेक्टली सरकार को दे रहे हो, बर्डन चेंज ही नहीं हो रहा, बर्डन शिफ्ट ही नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अच्छा किस पे लगते हैं? लिवाए का मतलब होता है किस पे लगते हैं। लिवाए ये लगते हैं बच्चों इनकम एंड प्रॉपर्टी पे, इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। इनकम पे और प्रॉपर्टी पे लगते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं बच्चों गुड्स एंड सर्विसेज पे। ये लगते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे। ये आपको हर गुड्स हर सर्विसेज पे लगा हुआ मिलेगा। ये लगेगा इनकम पे, प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तीसरा क्या होता है बच्चों? कवरेज। कवरेज का मतलब होता है कौन सा ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, कौन सा लिमिटेड लोगों को कवर करता है। तो इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस लिमिटेड कवरेज रखते हैं, यानी सबको नहीं भरना होता। आप जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं,
आप अपने पेरेंट्स से पूछना, सारे लोग नहीं भरते। शायद आपके पेरेंट्स इनकम टैक्स भरते हो, शायद आपके पेरेंट्स इनकम टैक्स ना भरते हो, क्योंकि 7 लाख पर एनम तक की इनकम, 7 लाख रुपए पर ईयर तक अगर आप कमाते हो तो हमें इनकम टैक्स नहीं देना होता हमारे देश में। तो सब लोग तो नहीं भर रहे, तो लिमिटेड कवरेज है। लेकिन अगर आप एक 10 रुपए की 5 रुपए की चॉकलेट भी खरीदते हो, उसमें भी आपसे जीएसटी ले लिया गया, उसमें भी आपसे टैक्सेस ले लिए गए, दिए ना आपने, वो तो हर घर तक पहुंच गया। तो इसका कवरेज वाइड होता है, वाइड कवरेज। आप कोई भी सामान खरीदते हो आपसे टैक्स ले लिया जाता है। तो यहां पे कवरेज लिमिटेड है क्योंकि सब लोग नहीं भरते, यहां पे कवरेज वाइड है क्योंकि काफी ज्यादा पॉपुलेशन तक पहुंच जाता है। उसके बाद बच्चों नेचर, इसका नेचर होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, वैसे वैसे इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा तो इनकम टैक्स भी बढ़ेगा। जैसे 7 लाख से 10 लाख तक एक स्कीम है, एक रेट है, 10 से 15 एक, 15 से 20 एक, 20 से ऊपर एक, मतलब वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आप पे टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसका नेचर हो गया प्रोग्रेसिव, समय के साथ बढ़ना, प्रोग्रेसिव इन नेचर। ये होता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कम सामान खरीदोगे तो कम लग जाएगा, ज्यादा सामान खरीदोगे तो ज्यादा लग जाएगा। ये तो प्रोपोर्शनेट है, आपके हाथ में है। कम जीएसटी बढ़ना है, कम सामान खरीद लो, ज्यादा बढ़ना है, ज्यादा जीएसटी ले लो, सीधी सीधी सी बात है। ये प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। लास्ट में आते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में बच्चों इसमें इनकम टैक्स आता है, वेल्थ टैक्स आता है, और इसमें पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे, जैसे सेल्स टैक्स, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, जैसे सर्विस टैक्स, है ना। अभी आज के टाइम में क्या है, जीएसटी। सारे टैक्सेस को खत्म करके जीएसटी आ गया है। तो ध्यान रखना, अभी आजकल ये सब नहीं चलते, अभी एक ही टैक्स चलता है, जीएसटी। सबका एक ही है जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। तो बच्चों जितने भी टैक्सेस हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, इन सब से ही ना तो सरकार का कोई एसेट कम होता, ना सरकार की कोई लायबिलिटी बढ़ती। इसीलिए इसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रिसिप्ट कंसिडर करते हैं। सरकार हमारे से रिकवर करता है। नॉन टैक्स क्या है, जो हम सरकार को पैसा दे रहे हैं लेकिन वो टैक्स के फॉर्म में नहीं दे रहे, जैसे फीस, किसी भी चीज की फीस हो सकती है। कोई रजिस्ट्रेशन कराया आपने, कोई बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराया, कोई ड्राइविंग लाइसेंस लिया, कोई पैन कार्ड बनवाया, कोई पासपोर्ट बनवाया, मल्टीपल जगह पे सरकार हमारे से फीस लेती है, फीस हो गए। फाइन्स हो गए, हमने सरकार के कोई ऑर्डर फुलफिल नहीं करे, हमारे ऊपर फाइन लगा दिया, है ना। अब तुम लोग फॉर एग्जांपल एक्टिवा पे 3 लोग बैठ के जा रहे हो, हेलमेट नहीं है, चालान काट देंगे, ओवर स्पीडिंग का, मल्टीपल चीजें हैं, पेनल्टीज। तो ये भी तो सरकार की रिसिप्ट्स ही है। ना तो इनसे सरकार के एसेट कम होता, ना सरकार की लायबिलिटी बढ़ती, है तो रेवेन्यू रिसिप्ट। बट रेवेन्यू में भी बच्चों ये जो फीस, फाइन्स, पेनल्टीज हैं, ये टैक्स नहीं है, इसीलिए हम इनको नॉन टैक्स में मानते हैं। फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, इस तरीके की और भी चीजें हैं, मैं आपको सारी अभी 1 बाय 1 पढ़ाता हूं। ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है, ठीक है। ओके, काफी आई गेस आपको समझ में चीजें आई होंगी। आ जाओ, देखो क्या दिया है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। नॉन टैक्स में इंटरेस्ट होता है, सरकार आपसे अलग अलग जगह पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन बांटा हुआ है उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड, सरकार ने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां से प्रॉफिट आएगा, डिविडेंड आएगा। फीस बता दी मैंने आपको, लाइसेंस फीस हो गई, फाइन्स पेनल्टीज हो गए। एस्चीट, एस्चीट का क्या मतलब होता है बच्चों? एस्चीट का मतलब होता है जब किसी का कोई होता नहीं है, कोई एक इंडिविजुअल है जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है लेकिन उसका कोई अपना नहीं है। अब अपने तो अपने होते हैं लेकिन कोई अपना नहीं है, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसके जाने के बाद उसका कोई है ही नहीं, कौन टेक ओवर कर लेगा? वो प्रॉपर्टी बच्चों सारी सरकार के पास चली आएगी, गवर्नमेंट उसको बेचेगी, पैसा जनरेट करेगी, सरकार के लिए रिसिप्ट है। तो एक ऐसा इंडिविजुअल जिसका कोई भी नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टी सारी की सारी सरकार की, उसको एस्चीट बोलते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट को कोई गिफ्ट मिल रहा है, कोई ग्रांट्स मिल रहे हैं। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स का मतलब वही है, वन साइडेड, कोई मुफ्त में चीजें मिल रही हैं। फॉर फीचर होता है बच्चों अगर आप कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानते, किसी की कोई कोर्ट पे कोई तारीख चल रही थी, वो तारीख पे नहीं पहुंचा, कोर्ट उसके ऊपर फाइन लगा देगा, तो कोर्ट के लगाए गए फाइन को हम फॉर फीचर्स बोल देते हैं। इसके बाद स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट का मतलब होता है बच्चों जब गवर्नमेंट की डेवलपमेंट एक्टिविटीज की वजह से, आप किसी बैकवर्ड एरिया में रहते थे
सरकार ने वहां आसपास एयरपोर्ट बना दिया, या आसपास गवर्नमेंट कॉलेजेस बना दिए, या आसपास कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी करी जिस वजह से आपकी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू एकदम से बढ़ गई, 1 लाख की प्रॉपर्टी 1 करोड़ की हो गई, तो सरकार बोलेगी बेटे 1 साल के अंदर तुम्हारी प्रॉपर्टी 1 लाख से 1 करोड़ हो गई। किसकी वजह से हुई? हमारी वजह से हुई ना, हमने कोई एक्टिविटी करी इस तरीके की, तो इसका थोड़ा सा हिस्सा हमें भी दे दो। तो गवर्नमेंट एक छोटा सा पोर्शन आपसे उसका चार्ज कर लेती है, उसको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। ये भी तो सरकार के लिए रिसिप्ट है ना। तो ये सब बच्चों नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाते हैं, राइट। इनको भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। अब कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी होंगी? कैपिटल रिसिप्ट्स होंगी जिसमें ईदर और, या तो लाइबिलिटी बढ़ेगा या एसेट कम होगा। जैसे बोरोइंग, पैसा बोरो करा, लाइबिलिटी बढ़ेगा। रिकवरी ऑफ लोन, लोन दिया होता वापस ले लिया, एसेट कम होगा। अदर रिसिप्ट्स में डिसइन्वेस्टमेंट आता है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमने हमारी कोई इन्वेस्टमेंट है वो बेच दी, बेच के पैसा रिकवर कर लिया, एसेट कम होता है। और डिटेल में पढ़ते हैं, आइए जी। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स रेफर्स टू ऑल दोज रिसिप्ट्स which neither RNCE, RNCE, R के साथ N, C के साथ E, RNCE, RNCE, R के साथ N, C के साथ E, याद रहेगा? रेवेन्यू के साथ neither nor. Those receipts which neither create a liability nor cause any reduction in the assets of the government. रेगुलर रेकरिंग नेचर की होती हैं और गवर्नमेंट को नॉर्मली मिलती हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है नीदर क्रिएट अ लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट। दो सोर्सेज हैं, टैक्स और नॉन टैक्स, मैंने आपको पढ़ा दिए। टैक्स कौन सा होता है? जो सरकार को टैक्सेस से पैसा मिलता है। वन साइडेड कंपलसरी पेमेंट है जो लोग सरकार को करते हैं, बदले में कुछ नहीं मिलेगा। दो प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन से हैं, इनडायरेक्ट कौन से हैं? सीधा सीधा लिखा हुआ है, डायरेक्ट टैक्सेस रेफर्स टू टैक्सेस व्हिच आर इम्पोज्ड ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज एंड बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। सब पढ़ा दिया। ऐसे इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, द टैक्सेस व्हिच कैन बी शिफ्टेड, टैक्सेस नहीं बर्डन लिखना, द बर्डन ऑफ व्हिच कैन बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन। इनका बर्डन अल्टीमेटली फाइनल यूजर बेयर करता है, ठीक है। एग्जाम्पल जीएसटी हो गया। अब लिखा हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी अवॉइडेड। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ऐसी चीजों में जाए ही ना जहां पे टैक्स लग रहा है, वो सामान ले ही ना जिस पे टैक्स लग रहा है, ऐसी चीजें ले लो जिस पे टैक्स नहीं है ना। सीधी सीधी सी बात है। अच्छा, कैसे पहचानोगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को? वही बर्डन से। जिसका बर्डन शिफ्ट हो गया वो कौन सा हो जाएगा? इनडायरेक्ट। जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हुआ वो डायरेक्ट। पढ़ा दिया मैंने आपको। फिर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखो, इम्पैक्ट, बर्डन, नेचर, कवरेज, ये सब पढ़ लिया हमने। पूरा का पूरा डिफरेंस मैंने आपको लिखवाया। अब आ रहा है नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन से होते हैं? नॉन टैक्स होते हैं बच्चों जिसमें सरकार को कुछ भी पैसा रिकवर तो हो रहा है लेकिन वो टैक्स की फॉर्म में नहीं हो रहा, अदर देन टैक्स हो रहा है। जैसे सबसे पहले इंटरेस्ट, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलता है, जो सरकार ने लोन बांटा हुआ है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, सरकार की रिसिप्ट है, रेगुलरली मिलता रहता है। इसी तरीके से प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड, जो सरकार ने कंपनीज बनाई हुई हैं, रेलवे से, LIC, BHEL, मल्टीपल कंपनीज है, वहां से प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। गवर्नमेंट अलग अलग आपसे फीस चार्ज करता है, रजिस्ट्रेशन फीस, इंपोर्ट फीस, मल्टीपल चीजों की फीस चार्ज करता है, वो आ जाएगा। देन लाइसेंस फीस, जो आपसे अलग अलग जगहों के लाइसेंस चाहिए, वो हो गया। फाइन्स एंड पेनल्टीज, जैसे आपने रेड लाइट जंप कर दी, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, मल्टीपल फाइन्स हैं जो सरकार आपसे चार्ज करती है। एस्चीट क्या होता है? द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हेयर, जिसका कोई लीगल हेयर नहीं है या फिर जिसने कोई वसीयत नहीं रखी। विल मतलब वसीयत, आप अपनी डेथ से पहले अपनी संपत्ति जिसके नाम लिखना चाहते हो आप लिख जाओ, उसके ऊपर कोई नहीं आके प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा दिखाएगा। लेकिन अगर आपने विल नहीं करी, वसीयत नहीं करी, तो वो सब सरकार की, ठीक है। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, जो सरकार को गिफ्ट्स मिलते रहते हैं। फॉरफीचर, पेनल्टी जो कोर्ट लगाता है। स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट का मतलब सरकार की किसी एक्टिविटी की वजह से, किसी डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से अल्टीमेटली इंपैक्ट आया आपकी प्रॉपर्टी पे, उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो सरकार आपसे कुछ चार्जेस ले लेगी। टैक्स और नॉन टैक्स में क्या फर्क होता है? देखो, टैक्स रेवेन्यू है जो सरकार को टैक्सेस से पैसा मिलेगा, नॉन टैक्स है जो अदर देन टैक्स से मिलेगा। नेचर, ये कंपलसरी होते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, आप बच सकते हो ऐसे काम ना करके, है ना। उसके बाद बेनिफिट, इससे कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता, वो यूजुअली किसी ना किसी सर्विस के बदले में मिलती हैं। फिर एग्जाम्पल्स लिख देंगे, ठीक है। अब आ रही हैं बच्चों कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स भी मैंने आपको बता दी कौन सी होती हैं कैपिटल रिसिप्ट्स, विच ईदर या तो लाइबिलिटी बनाएंगी या फिर रिडक्शन होगा सरकार के एसेट का।
ये नॉन रेकरिंग होती हैं, रोज रोज नहीं होती। आर से रेवेन्यू, आर से रेकरिंग, रोज रोज होने वाली, ये नॉन रेकरिंग होती हैं बच्चों, ठीक है। देखो जी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। या लाइबिलिटी बनेगी या एसेट कम होगा। कैपिटल रिसिप्ट के क्या क्या सोर्सेज हैं? नंबर 1 इज बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब जब सरकार पैसा बोरो करती है। बोरोइंग आर द फंड्स रेज्ड बाय गवर्नमेंट टू मीट एक्सपेंडिचर। कहां से लेती है सरकार लोन? जनता से, आरबीआई से, फॉरेन गवर्नमेंट से। तो अल्टीमेटली बोरोइंग से क्या होता है? लाइबिलिटी बढ़ती है ना। लाइबिलिटी बढ़ गई तो ये कौन सा रिसिप्ट हो गया? कैपिटल रिसिप्ट। रिकवरी ऑफ लोन का क्या मतलब होता है? जो सरकार ने अलग अलग लोन दिए हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को, उसको वापस ले लेना। वापस लेंगी तो सरकार का एसेट कम होगा, इसको बोल देंगे रिकवरी ऑफ लोन्स। अदर रिसिप्ट्स में बच्चों मैंने आपको बताया था डिसइन्वेस्टमेंट आता है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कि सरकार की कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ कंपनीज में, कुछ एसेट्स में, वो सेल ऑफ कर दिए, गवर्नमेंट के शेयर सेल ऑफ कर दिए। जैसे गवर्नमेंट का कोई एयरपोर्ट है, सरकार ने उस एयरपोर्ट को 50% शेयर सेल कर दिए अंबानी को या किसी भी इंडिविजुअल को, गवर्नमेंट ने सेल कर दिया, पैसा आएगा ना, वो भी कौन सी रिसिप्ट होगी? कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन इससे एसेट भी तो कम हुआ हमारा, वो है यहाँ पे। Disinvestment refers to act of selling a part or whole of the shares of selected public sector undertakings. Public sector undertakings मतलब गवर्नमेंट की कोई कंपनी, ठीक है। They are termed as capital receipts. इनको capital receipts क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अल्टीमेटली सरकार के एसेट्स को कम करता है। ओके। स्मॉल सेविंग का क्या मतलब होता है बच्चों? स्मॉल सेविंग का मतलब होता है जो गवर्नमेंट के पास लोग छोटा छोटा पैसा जमा करते हैं। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को कोई छोटा छोटा लोन दे दिया, गवर्नमेंट को पैसा मिला ना। अब गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है कि वो उसको वापस करेगा जितने टाइम के लिए भी सरकार ने लिया होगा। सपोज 5 साल के लिए लोन लिया, 5 साल बाद वापस करना है ना। इसी तरीके से लोग अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, सरकारी पोस्ट ऑफिस में, वापस करना पड़ेगा ना, जनता का पैसा है, उसको स्मॉल सेविंग्स बोल देते हैं। It refers to funds raised from public in the form of post office deposits, national saving certificates, किसान विकास पत्र। ये भी कैपिटल रिसिप्ट्स हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि इनसे भी लाइबिलिटी बढ़ती है। ओके, डिफरेंस देखो दोनों में। एक आर के साथ एन, नीदर नॉर, सी के साथ ई, ईदर और। बेसिक नेचर याद रखना, एक रेगुलर होगा, एक इरेगुलर होगा। एक में कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है, इसमें कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है वापसी वुपसी करने की। वहां बोरो करा है तो वापस तो करना पड़ेगा, वहां पे फ्यूचर ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन मतलब बच्चों जिम्मेदारी। ओका, फिर एग्जांपल्स। डन सर। अब आ रहे हैं एक्सपेंडिचर। आ जाओ, एक्सपेंडिचर समझाता हूं अब आपको। सर एक्सपेंडिचर क्या होगा? देखो बच्चों, एक्सपेंडिचर से मेनली वही 2 चीजें होंगी। क्या होगा? या तो एसेट बनेगा या लाइबिलिटी कम होगी। एक्सपेंडिचर का मतलब है आउटफ्लो ऑफ कैश, सरकार के पास से पैसा जाना, आउटफ्लो फंड्स सरकार के पास से चले जाना। अब इस केस में क्या होता है? इस केस में होता है बच्चों, या तो एसेट बढ़ेगा या लाइबिलिटी कम होगा। सर कैसे? जैसे गवर्नमेंट ने कोई बिल्डिंग बनाया, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, कोई स्कूल बनाया, कोई कॉलेज बनाया, सरकार का एसेट बढ़ा ना, देखो खर्चा है, एसेट भी बढ़ा लेकिन, राइट। वहीं पे या फिर ऐसा हुआ कि सरकार ने कोई लोन लिया हुआ था, उसका पेमेंट कर दिया, रीपेमेंट ऑफ लोन का पेमेंट कर दिया, तब भी खर्चा है देखो, लेकिन लाइबिलिटी कम हो गई इससे, है ना। तो एक्सपेंडिचर का जनरल नेचर क्या है कि या तो एसेट बढ़ेगा या लाइबिलिटी कम होगी। अब इसके भी 2 पार्ट्स हैं, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर क्या अब भी वो RNCE सेम है? हाँ, यही तो खासियत है, ये सेम है। आर के साथ नीदर नॉर, यानी ना तो क्रिएट एन एसेट, ना तो एसेट बनेगा, ना ही रिड्यूस अ लाइबिलिटी, ना ही लाइबिलिटी कम होगी। नीदर क्रिएट एन एसेट, ना तो एसेट बनेगा ना ही लाइबिलिटी कम होगी। कैपिटल में क्या होगा? ईदर क्रिएट एन एसेट, या तो एसेट बन जाएगा, और रिड्यूस अ लाइबिलिटी। दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा, या तो एसेट बनेगा या लाइबिलिटी कम होगी। ये दोनों एग्जांपल्स, बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, डैम बनाना, कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना, एसेट बनता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है।
रीपेमेंट ऑफ लोन कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है सर। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल दो ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सैलरी टू गवर्नमेंट स्टाफ, जो सरकार स्टाफ को सैलरी देती है। रिपेयर्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, जो सरकारी ऑफिसेज में रिपेयर होता है, खर्चा हो रहा है, पैसा जा रहा है, एसेट तो कोई नहीं बन रहा, लाइबिलिटी तो कोई कम नहीं हो रही। सैलरी देना कोई लाइबिलिटी कम होना थोड़ी ना है, सैलरी एक नॉर्मल खर्चा है, करना ही पड़ता है, समझे। तो इस तरीके के खर्चे बच्चों जो रेगुलर होते हैं, फिर से आर से रेवेन्यू, आर से रेगुलर, कैपिटल होते हैं इररेगुलर या फिर नॉन रेकरिंग, ठीक है। फिर एग्जांपल्स लिख देंगे हम इस तरीके से, खत्म, एक्सपेंडिचर्स भी खत्म। बेसिक अगर आपने समझ लिया ना, ये बेसिक, ये भी याद रखना बस। उसके बाद आर के साथ नीदर नॉर लगा दो, सी के साथ इधर और लगा दो बच्चों, सही है। चलो आओ जरा आप देखते हैं क्या क्या है। बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। एक्सपेंडिचर दो तरीके का, रेवेन्यू, कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है? इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट एनी एसेट, ना तो एसेट बनेगा ना ही लाइबिलिटी कम होगी। ये रेकरिंग नेचर का होता है, बार बार होता है, और नॉर्मली ये गवर्नमेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग पे होता है, जैसे सैलरी देना, पेंशन देना, इंटरेस्ट देना, एक्सपेंडिचर करना एडमिनिस्ट्रेशन पे, डिफेंस पे, हेल्थ पे, देखो कितने सारे एग्जांपल्स है ना। एक एक्सपेंडिचर रेवेन्यू कब होगा, वही बात, या तो आओ जी ना तो कोई एसेट क्रिएट करे और ना ही कोई लाइबिलिटी को डिक्रीज करे, ना ही कोई लाइबिलिटी को रिड्यूस करे, तभी हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है। बता चुका हूं मैं आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होगा? दोनों में से एक चीज करेगा, ईदर क्रिएट एन एसेट, या तो एसेट बनाएगा या फिर लाइबिलिटी कम करेगा, है ना। गवर्नमेंट के लिए एसेट बनना, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो, कोई भी एसेट क्रिएट करना, वो अल्टीमेटली हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। लो सर, ये भी हो गया, परफेक्ट। दोनों का एक डिफरेंस दिया हुआ है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है सर? नीदर क्रिएट एन एसेट नॉर रिड्यूस एनी लाइबिलिटी। कैपिटल क्या है? ईदर क्रिएट एन एसेट और रिड्यूस अ लाइबिलिटी, दोनों में से एक काम तो जरूर करेगा। ये बच्चों नॉर्मल रनिंग के लिए होता है, सरकार के नॉर्मल डिपार्टमेंट्स चलाना, फंक्शनिंग पे खर्चा होता है, ये एसेट खरीदने पे लगता है। ये रेकरिंग होता है, ये नॉन रेकरिंग होता है। रेकरिंग मतलब बार बार होता रहेगा, ये कभी कभी होगा। एग्जाम्पल सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, वहां पे लोन लेना, एसेट खरीदना, कुछ भी इस तरीके की चीजें, ठीक है, परफेक्ट है। सॉरी मैंने लोन लेना बोल दिया, लोन लेना नहीं, लोन लेना तो हमारे पास रिसिप्ट हो जाएगी। रीपेमेंट करना, रीपेमेंट का मतलब लोन को चुकाना, लोन को चुकाना। लोन चुकाने से क्या होता है? लोन चुकाने से क्या होता है? लाइबिलिटी कम हो जाती है। मैंने कोई लोन लिया हुआ था, वो मेरी लाइबिलिटी थी, चुका दिया मैंने, लाइबिलिटी कम हो गई या नहीं होगी? इसमें वही होगा, या तो एसेट बनेगा या लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो या तो रीपेमेंट हो गया या बिल्डिंग वगैरह खरीदना, ये इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं, ठीक है। डन डना डन डन डना डन डन सर। बजट तीन तरीके का बता चुका हूं। बैलेंस बजट, जिसमें दोनों बराबर होंगे, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स। सरप्लस, जब सरकार कमा रही होगी, सरप्लस का मतलब ही कमाई होती है। कमाई कब होगी? जब रिसिप्ट्स ज्यादा, एक्सपेंडिचर्स कम। डेफिसिट का मतलब नुकसान में जा रहे हैं, जब खर्चा ज्यादा, कमाई कम। ये बच्चों हमारे तीन प्रकार के बजट्स होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब बचा हमारे पास डेफिसिट। इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक थर्ड पार्ट, जो कि कल आएगा भाई। तो आज बजट को इतना ही तैयार करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का अकेला चैप्टर है, मेजॉरिटी पोर्शन खत्म हो गया है, बस एक छोटा सा 20-25 मिनट का पार्ट और लगेगा और ये चैप्टर समाप्त। तो कल मैं आप लोगों को एक तो इसका थर्ड पार्ट और एक कोई चैप्टर आपका बीओपी या फॉरेन एक्सचेंज, उन दोनों में से एक चैप्टर हो पाएगा। और कोशिश करूंगा दोनों हो गए तो दोनों, नहीं तो एक तो पक्का है ये, ठीक है। तो कल इसको समाप्त करेंगे और मैक्रो ऑलमोस्ट आपकी एंड है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।